नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी सरकार के 11 साल कांग्रेस के लिए जुमले बेमिसाल लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए 11 साल तानाशाही की स्याही। तो सवाल है कि इमरजेंसी क्या थी? मोदी सरकार को देश की कमान संभाले 11 साल हो गए। नेहरू के बाद ये अपने आप में पहला रिकॉर्ड है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साहसिक फैसलों से देश में बदलाव की तस्वीर देश के सामने रखी। साथ ही राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदार विपक्ष होने का आरोप भी लगा दिया। जवाब में कांग्रेस ने 11 साल जुमले बेमिसाल का नारा दिया और दो टूक कह दिया कि सरकार ने संविधान के हर पन्नों पर तानाशाही की स्याही लगा दी है। वहीं अखिलेश यादव मोदी प्लस योगी दोनों सरकारों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में 27 की रेस है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट दी। यह सरकार एक असरदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली है। आप पूरी तरीके से फेलियर हैं और इस बात को अगर मानेंगे तभी आप कुछ आगे काम कर पाएंगे। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया। अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा। मोदी सरकार के 11 साल बनाम कांग्रेस का जुमले वाला डायलॉग। मोदी 24 साल से डटे, जिसके जवाब में कांग्रेस का सिर्फ हेट पॉलिटिक्स में उलझी है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोदी सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर देश के सामने आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई, पिछले यूपीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। 2014 से पहले की तुष्टीकरण और करप्शन वाली पॉलिटिक्स को हथियार बनाकर जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर इशारा साधा। तो वहीं पीएम मोदी को देश के पॉलिटिकल कल्चर को बदलने वाला नेता बताया। प्रधानमंत्री देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption, भ्रष्टाचार से आतंक डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा। विपक्ष पर बयानों के तीर चलाते चलाते जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो एनडीए ने 11 सालों में कर दिखाया। पहले की सरकार भ्रष्टाचार और निगेटिविटी से भरी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। एक तरफ नड्डा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, मोदी सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने वाली दमदार, असरदार और मजबूत सरकार बता रहे थे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक से लेकर वक्फ कानून, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CAA और दूसरी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही थी। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल तलाक, इसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर 11 के अंदर ग्रोथ रेट क्या थी, आज क्या है ग्रोथ रेट? आप उसको नहीं बताओगे, आप जीडीपी को नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती। आप वक्फ कानून गिनाओगे, वक्फ को बर्बाद करने का पूरा सामान आपने तैयार कर लिया। आप कहते हो हमने वक्फ में बहुत बड़े बदलाव कर दिए, हम उनका विकास कर देंगे। अरे आप उनका विकास कर दो, आपकी नज़र तो कहाँ है? सबको समझ में आ रहा है आपकी नज़र किस जगह पर है। 3 तलाक से कौन सा महिलाओं की सुरक्षा आपने बढ़ा दी? 3 तलाक से कौन सी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी? कितने केस रजिस्टर्ड हुए पूरे देश के अंदर? आंकड़े बताओगे तो चौंक जाएंगे सब। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों और फ्यूचर प्लान्स को देश के सामने रखा, तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए हमलों की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इसे जुमलों के 11 साल बताया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था, मोदी के 11 साल जुमले बेमिसाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरोपों की बौछार के साथ आए। आरोप लगा दिया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ दी
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे राहुल गांधी ने अपने तर्कस से आरोपों के तीर निकाले, उसे मोदी सरकार और बीजेपी पर दाग दिया, ये कहते हुए कि मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहे। मोदी सरकार के 11 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाने के लिए अखिलेश यादव भी सामने आए। 27 की रेस के मद्देनजर उन्होंने 11 साल के साथ साथ यूपी में योगी के 9 साल मिलाकर 20 साल के लेखा जोखा की डिमांड कर रहे। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन इन दिनों देश में एक अलग ट्रेंड चल निकला है। सरकार सही काम भी करे तो राजनीति चमकाने के लिए सवालों की बौछार कर दो। मोदी राज में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिना, आतंकवाद से कश्मीर आजाद हो रहा, भारत की सीमा की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बन चुका है, चाहे वो चीन को डोकलाम और गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं, 2001 में गुजरात का सीएम बनने से लेकर देश के पीएम के तौर पर आज तक मोदी को देश की जनता ने कभी हराया नहीं, लेकिन विपक्ष इन सबसे आंखें मूंद कर पीएम मोदी को टारगेट करता आ रहा। अब जो विपक्ष सियासी फायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा सकता है, वो राजनीति चमकाने के लिए एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन पीएम मोदी गुजरात से लेकर देश की बागडोर संभालने तक पिछले 24 साल से राष्ट्र निर्माण के लिए डटे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस और विपक्ष हेट पॉलिटिक्स में कब तक उलझा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अभिषेक झा जेडीयू के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फखरुल हसन चांद है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर श्याम कुमार हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, ट्रिपल तलाक, CAA, वक्फ कानून, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ आपको जुमले लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर का दर्द है कि प्रधानमंत्री मोदी को कभी चुनाव में हरा नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल गलत। 11 साल का जो राकेश जी ढिंडोरा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस 11 साल की वो बात करते हैं, उस 11 साल में ना उसकी कोई जवाबदेही बनी, या उसका कोई बदलाव बना, ना सिर्फ बना तो बना प्रचार बना। वो प्रचार भी आज 11 साल में आ गया। उस 11 साल के प्रचार के अंदर 11 से ज्यादा सवाल उनके ऊपर खड़े हो गए जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने खड़े करे। वो सवाल क्या है? 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा, सबको 15 लाख के दूंगा, हर साल 2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम नीचे कर दूंगा, गंगा सफाई करके दूंगा, 2022 तक रोजगार दूंगा, बुलेट ट्रेन करूंगा, स्मार्ट सिटी बना के दूंगा। सब के सब जुमले साबित हुए 11 साल में। और 11 साल की बाद आने के बाद देश के अंदर जिस नोटबंदी का नाम लिया था, उसी नोटबंदी के धारा के ऊपर देश को क्या मिला? पहलगाम और पुलवामा, दो एक बड़े आतंकवादी हमले मिले। नहीं, वैसे तो 26/11 में मिला प्रचार के ऊपर। वैसे तो 2004 से 2014 के बीच में करीब 13 से 14 आतंकी हमले हो गए, और बुलेट ट्रेन एक दिन में नहीं आ जाती कि आज हमने साइन किया कल से बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में समय लगता है। खैर, इन सब बातों का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप जुमले की बात कर रहे हैं, आपने गरीबी की बात की, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? और अगर जुमलों की बात की जाए तो क्यों नहीं सही सबसे बड़ा जुमला कहा जाए, उसके बाद लिस्ट बनने लगे। देखिए, बिल्कुल नहीं। मेरे से कर रहे हैं सवाल आपने? हाँ, आप ही से किया। गरीबी हटाओ का नारा आप ही की पार्टी की सरकार ने सबसे पहले देश में दिया था। गरीबी हटाओ के नारे के अंदर एक बदला हुआ भारत कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री। ये वो भारत नहीं है। और अगर ये वो भारत नहीं है तो इस भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे क्यों रक्षित है? अगर ये वो भारत नहीं है तो देश का किसान जो अपनी डबल इनकम के लिए इनकम मांग रहा है, उसके ऊपर अत्याचार क्यों? अगर ये वो भारत नहीं है तो अगर देश का युवा आपसे नौकरी और रोजगार मांग रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार क्यों? फ्री वाला राशन हटा दिया जाए तो फिर छोटी गणेश वाले चंद्रमोहन जी, आप चाह रहे हैं फ्री वाला राशन जो छोटी करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपके हिसाब से उसको हटा देना चाहिए? सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई थी, उसका सामान भी चाइना से आया था। वोकल फॉर लोकल पूरा बैठ गया सेट चाइना के पास। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ यादव, देश की आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये ढिढोरा है बकौल चंद्रमोहन आपकी नाकामी का। देखिए राकेश जी, मुझे कई बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ताओं की समझ पर बड़ा आश्चर्य होता है। कोई एक देश जो कि दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा हो, जो 10 साल के अंदर 11वें पायदान से बढ़कर के चौथे पायदान, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम कह रहे थे, हम 4th पे भी आ गए हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा हो, जो एक देश पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ लीडर बन रहा हो, और वही देश जिसने अपने
एक्सट्रीम पॉवर्टी से 80% लोगों को बाहर निकाल दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, और वो उसके बावजूद ये सक्षम है कि उनको राशन दे, ताकि जो पैसा एक गरीब व्यक्ति के हाथ में आ रहा है उससे वो अपनी समृद्धि पर खर्च कर सके। उसका मखौल बनाने वाली ये कांग्रेस पार्टी, जो केवल इतने सालों से गरीबी हटाओ का नारा देती थी, वो क्यों नहीं इस बात को समझ पाती? भारत की प्रगति पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है? आज देश के अंदर सुशासन के 11 साल पूरे हुए हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सरकार रही है। जो भी बात कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि नामुमकिन है, जो भी वो कहा करते थे कि ये तो कभी हो नहीं सकता, वो इस सरकार ने करके दिखाया है। ये धारा 370 को करने वाली सरकार है, ये पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने वाली सरकार है, ये ट्रिपल तलाक को लाने वाली सरकार है, और ये भारत को फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 बनाने वाली सरकार है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे फिर वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, किसानों के लिए भलाई करने का काम हो, गरीबों को सुविधा देने का काम हो, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का काम हो, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत होने का काम हो, इस सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं। और ये 11 साल ये भारत को, भारत के भाग्य विदाता, भारत के समृद्ध काल में एक स्वर्णिम काल के रूप में लिखा जाएगा कि कैसे जब भारत की गाथा लिखी जा रही थी, विजय गाथा पूरे विश्व में लिखी जा रही थी, तो इन 11 सालों की एक विशेष भूमिका थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब तक भाजपा और एनडीए की सरकार है, ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बोलिए चंद्रमोहन जी, को दर्द है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से बातें कही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि नहीं हरा पाने का दर्द, इसीलिए फिक्सिंग की बात हो रही है, और बीजेपी इसी आधार पर कह रही है कि आप गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हैं। देखिए, बिल्कुल ना हराने का दम हमें नहीं, जो जीतना चाहते थे उनका जीतने का दम है, क्योंकि जो 40 अरे मैंने दर्द बोला, दम नहीं बोला। की जनता ने करा है, और उस राहुल गांधी और इस विपक्ष की आवाज पे करा हुआ है, जो वो दर्द आज उनको महसूस हो रहा है। अब बीजेपी का मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको। बीजेपी स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के बारे में 1,80,000 से ज्यादा कंपनियों को रजिस्टर्ड कहती है। वो 12,717 स्टार्टअप इंडिया का, यानी स्टार्टअप इंडिया का अंदर शॉर्ट इंडिया हो गया। मैंने जो पहले पेशेंट खड़ा करा था कि वोकल से फोकल, स्टार्टअप नहीं सर, स्टार्टअप चला गया 11 साल में। कांग्रेस पार्टी स्टार्टअप तो बोल नहीं पा रही है, कभी स्टार्टअप कभी स्टार्टअप। मखौल मत बनाइए देश का। सिद्धार्थ जी, आप 11 साल की बात को कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी को देखते देखते 11 साल में आपने देश के हर वर्ग के जेब से पैसा निकालकर वो कहां दिया, उसका हिसाब दे दीजिए आज जनता को। जिस नोटबंदी और जिस जीएसटी के दम पर आपने पैसा दिया था, उससे देश की जनता को क्या मिला, ये बताइए। एक क्विक रिप्लाई सिद्धार्थ यादव, फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को मत गिना करिए। 11 साल के 3 टर्म के अंदर सरकार आपके पास है। ठीक है, देखिए जो राकेश जी, जो पार्टी स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी स्कीम, जब इनकी सरकार थी तो एक यूनिकॉर्न भी नहीं होता था, $1 बिलियन कंपनी स्टार्टअप हमारा एक होता था, आज 100 से ऊपर है। ये लोग स्टार्टअप इंडिया तो बोल नहीं सकते, उसका मखौल बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया बोलेंगे, उसको स्टैंड अप इंडिया बोलेंगे, जो मर्जी आएगा बोलेंगे। कोई बब्बर शेर का मजाक बनाएगा, कोई भारत के गुरूर का मजाक बनाएगा, कोई भारत की ताकत का मजाक बनाएगा। आप ताकत का मजाक बनाते रहिए और आंकड़ों पे मत जाइए। आपके आंकड़े देश बता रहा है, 3 लगातार चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ आपसे। जितने 3 चुनावों में आपके लोकसभा के सांसद आए, उतने इस बार हम ले आए 240, उससे कम आए आपके, पर हमारे 240 की चिंता है। देश की जनता बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास जता रही है, और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए भारत को मजबूत कर रही है। आप अपनी दुनिया में सुखी रहिए और देश का मखौल, मैं आगे बताऊं। देश आप फखरुल हसन भाई, आपको वैसे भी ज्यादा जो अखिलेश यादव ने जो बातें कही, ठीक है, सवाल ठीक भी है, लेकिन 27 की रेस की चिंता ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 11 और प्लस करीब 9 इसको भी जोड़ लिया जाए। इसका तो 27 में हिसाब लेना था, लेकिन वो 4-25 में ही हो जाए। हम हिसाब कर लेते हैं कि 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, फिर ये कहा जाता है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, और ये भी कहा जाता है कि 3 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो किस आंकड़ों पे हम इनके भरोसा करें? आप कह रहे हैं कि दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन रुपया गिर रहा है, हम इनकी किस बात पे भरोसा कर ले? और फिर 2014 में जब सरकार बनी तो एक नौजवान वो 15,000 20,000 की नौकरी करता था, एक स्कूटी की कीमत 40,000 45,000 थी, जो 1 लाख के पार है। लेकिन वो नौजवान जो 14 में भी 20,000 और 15,000 की नौकरी कर रहा था, वो आज 2025 में भी 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है, मजबूर है। और उत्तर प्रदेश में जब वो बहनें हमारी 1090 की वो जाती हैं, वो कहती डायल 100 की हमारे 3,000 रुपए बढ़ा दो, तो ये कहते हैं कि हमें 6,000 रुपए पे नौजवान मिल जाएगा नौकरी करने वाला। तो हम किस बात पर भरोसा करें? आपने तो नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दुगनी करने का वादा। आपने क्या दिया देश? तो मैं कह तो रहा हूं, जुमले सारी पार्टियां फखरुल भाई नारा यही देती हैं कि महंगाई हटा देंगे, 100% एम्प्लॉयमेंट कर देंगे, लेकिन यही सवाल शुभ रास्ता मैंने पूछा था चंद्रमोहन जी से कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? नहीं, ये कवर की क्या बातचीत हो रही है? दिक्कत यही है कि जहां आईना दिखाना शुरू करें शुभ रास्ता, तो वहां कवर फायर वाली टैगिंग शुरू हो जाती है।
नहीं, ये आप लोगों की दिक्कत है सर। आप लोगों में भी गिरावट आई है। नहीं सर प्लीज, गिरावट आई है। अरे फखरुल भाई एक बातचीत हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, राजनीति में गिरावट की चिंता कर लीजिए, कवर करने का पॉलिटिकल फील्ड में कितनी गिरावट आ गई है सर उसकी चिंता कर लीजिए, पत्रकारिता का स्तर क्या है क्या नहीं है हम पत्रकार उसकी चिंता कर लेंगे सर। तो पहले राजनीति के गिरते स्तर की आप नेता चिंता कर लीजिए, और ये बात मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ये बात मैं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूं। पिछले दिनों में शिवराज साहब ने देखा है कि राजनीति का स्तर कितना गिरा है, उसके बावजूद फखरुल भाई यहाँ पर पत्रकारिता के स्तर की चिंता करेंगे, राजनीति के स्तर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आईना दिखाया है शिवराज साहब। रुक जाइए, हो गया फखरुल भाई, उनका क्या हुआ, लेंगे सबसे हिसाब लेंगे, बीजेपी कांग्रेस सपा जितनी पार्टियां सबसे हिसाब लेंगे। जी राकेश जी, देखिए कोई भी देश किसी भी कालखंड में अगर देश के नेता ये कहें कि आज के बाद हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है तो ये भी गलत होगा, और अगर आज के कोई भी नेता अगर ये कह देते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये दोनों जो बातें हैं वो बेबुनियाद है, दोनों बातें गलत है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हाईवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, रेलवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, नवीनीकरण रेलवेज का जिस तरीके से हुआ, डिजिटल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, वो इसी सरकार में बढ़ी। लेकिन हाँ, क्या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से, यानी जहां हम शहरों में रहते हैं, क्या शहरों के बुनियादी ढांचे में उस तरीके के क्वालिटेटिव बदलाव आए, इस पे ये बहस का विषय जरूर हो सकता है। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से जनधन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, सैनिटेशन पे जिस तरीके से काम हुआ, शौचालय बने जिस तरीके से, एलपीजी सिलेंडर सबके घरों पे पहुंचे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? हाँ, आप इस पे जरूर बहस कर सकते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता हो गई, इन विषयों पर सरकार को और काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहां तक गवर्नेंस की बात है तो एक टारगेटेड डिलीवरी मिशन मोड पर इस सरकार ने इंप्लीमेंट किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चूंकि ये इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसीलिए आज लोग मोदी सरकार, चाहे विपक्षी क्यों नहीं हो, विपक्ष भी सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस एरिया में नहीं पहुंची चीजें, ठीक है, उसको और जो टारगेट्स है उसको और बेहतर तरीके से मीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, इससे क्या ये कह देना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई समस्या नहीं है, हम जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजें उस पे कोई सुधार डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति के अंतर्गत जिस तरीके से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस खनक के साथ हम बात करते हैं, क्या उस खनक और हनक के साथ हम बात करते थे पहले? ये बात सोचने का है।